हाँ जी, तो वी विल नाउ कंटिन्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। तो देखिए पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि एक तो इन्वेंट्री क्या है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन वाज कि जो भी एसेट्स हम होल्ड कर रहे हैं, एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर क्या क्या पर्पस थे? सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर आपका था इन प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन यानी WIP, देन हेल्ड फॉर कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री हमेशा पर्पस पे डिपेंड करेगा, मतलब इवन लैंड बिल्डिंग भी इन्वेंट्री हो सकती है। ठीक है, अगर कोई बिल्डर है, अब उसने खरीदा बेचने के लिए रखा हुआ है, तो उसका तो इन्वेंट्री है वो। अब वो बेचेगा तो इनकम टैक्स में भी बिजनेस इनकम आएगी, कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्या दूसरा पॉइंट था कि कुछ केसेस में एएस नहीं लगेगा। सर आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का WIP था, उस पर सेपरेट कंसिडरेशन चाहिए, तो उसको उन्होंने अलग कर दिया। आपका जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो जिनका WIP लाइक इंटेंजिबल है, तो उसको उन्होंने सर अलग कर दिया। तीसरा था जो सर शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज एज स्टॉक है। और फोर्थ पॉइंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें उसने कहा प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, बायोलॉजिकल असेट्स हो सकते हैं आपके, प्लांट वगैरह हो सकता है, गाय भैंस भेड़ बकरी टाइप हो सकता है, क्रॉप्स हो सकती हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड हो सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर केसेस को उन्होंने AS2 से बाहर किया, दैट इज कॉस्ट और NRV से बाहर किया, और उसका वैल्यूएशन हम काय पे करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर करेंगे। एक कंडीशन है कि रेडिली सेलेबल हो, एक रेडी मार्केट अवेलेबल हो, मतलब बिक जाए वो, तो NRV पर करो। अब ध्यान से अगर फोर्थ पॉइंट देखोगे, भले एएस में कवर नहीं है, तो वो ये बोलता है कि भाई जो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो आप रिकॉर्ड कर लो। नहीं सर, इस इन सिचुएशन में यू कैन रिकॉर्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ना। भाई जब आपने इन्वेंट्री को NRV पे किया, सोचो एक फार्मर है और उसका जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, फसल है, क्रॉप है, और क्रॉप बिल्कुल रेडी है, एंड लेट मी से हार्वेस्ट भी हो गई, कटाई हो गई, एंड डेट कैन बी सोल्ड फॉर 50 lakhs। उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है 50 लाख है, कॉस्ट कितनी है? 10 लाख है, फसल बिकी नहीं है बट हार्वेस्टिंग हो रखी है। तो इस लाइन को पढ़ के हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो इन्वेंट्री है वो अपन 50 लेंगे। तो अभी ट्रेडिंग P&L बनाओगे तो कॉस्ट 10, इन्वेंट्री 50, 40 का प्रॉफिट दिख गया सर, रिकॉर्ड हो गया, जो कि बेसिकली अनरियलाइज्ड है। तो दैट इज व्हाई दे हैव पुट एन एडिशनल कंडीशन। क्या कंडीशन रखा उन्होंने? कि यू शुड हैव ए रेडी मार्केट, इट मस्ट बी रेडिली सेलेबल। अब मान लो व्हीट है, हार्वेस्टिंग है, कभी भी बेच लो, मार्केट तो है उसका, बिक जाएगा। तो आप कर सकते हो। सर ठीक है, आगे बढ़ो। सेम ट्रीटमेंट फॉर गाय भैंस भेड़ बकरी या इन्वेंट्री अगर आपके पास है, लाइव स्टॉक है, प्लांट्स हैं पेड़ पौधे वाले, तो
आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, इफ समबडी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ दीज आइटम्स और फिर वो कहता है कि ये वाला पैरा पढ़ूंगा मैं, तो उससे कहो भाई तू ये पैरा मत पढ़, बाकी का स्टैंडर्ड पढ़. अरे उस पे तो लगेगा स्टैंडर्ड. ये प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है. जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, फार्मर है, माइनर है, उसके ऊपर, माइनर मतलब जो माइनिंग कर रहा है, इट्स नॉट वो वाला माइनर. हंसने की बात नहीं है बेटा. आप लोग माइनर तो नहीं है कोई क्लास में हमारी? एनीवन माइनर? हाथ उठाओ. एक, कोई नहीं है, सब बड़े बच्चे हैं. चलो बढ़िया. तो अब देखिए ये 2 पॉइंट्स हो गए. तीसरा पॉइंट वैल्यूएशन प्रिंसिपल. और सर जी AS2 पैरा 5, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. इसके अलावा उसने कुछ कहा ही नहीं. और वो कहते हैं कि आपको उसका जो वैल्यूएशन करना है भैया, वो कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे करना है. सॉरी. तो कहीं पे किसी प्रकार का कोई भी सर वो नहीं है, एक्सेप्शन जिसको कहते हैं. तो इन ऑल केसेस वी हैव टू वैल्यू आवर इन्वेंट्री एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू. और उसमें भी बच्चों जो चीज कम होगी हम उस पर करेंगे. ठीक है. सो दिस इज योर पैरा 5. मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज. राइट. तो सर वो तो कह दिया कॉस्ट, सिद्धांत तो खत्म हो गया. अब हम गए कॉस्ट में. तो कॉस्ट में देखिए आपको याद होगा जो कंपोनेंट्स थे, तो उनमें मैंने आपको बोला बेटा 3 कंपोनेंट्स है. क्या क्या? परचेज कॉस्ट, ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट. ठीक है मांडवी जी, अदर कॉस्ट वाली लाइन आप पूरी बोलोगी. ठीक है. सो अदर कॉस्ट नेसेसरीली इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन. दैट मीन्स कि जिन कॉस्ट से इन्वेंट्री की कंडीशन चेंज हो रही है या उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, दैट शुड बी एडेड टू इन्वेंटरी. वो इन्वेंटोरिएबल है. राइट. सपोज कल एग्जांपल लिया था एक, हमने वुड खरीदा, हमने मॉइस्चर था, 8 महीने हमने वहीं छोड़ दिया फॉर सीजनिंग. इसको सीजनिंग बोलते हैं. तो भाई इससे उसकी कंडीशन चेंज हो रही है एंड दिस स्टोरेज कॉस्ट विल बी एडेड टू इन्वेंट्री. वैल्यूएशन में ऐड करके लाऊंगा. सर कैन यू गिव मी एनी अदर एग्जांपल जहां पर सीजनिंग करी जाती हो? मतलब गुड्स को सिंपली रख के छोड़ दिया स्पेशल एनवायरनमेंट में, जैसा भी जहां जो जरूरत हो, और उससे उसकी वैल्यू इन्हांस हो रही है, उसकी कंडीशन बदल रही है. आकाश भाई हंस रहे हैं, यहाँ पे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं. और देखिए ये वहीं पहुंच गए हैं जहां नहीं पहुंचना था. तो सर ऐसे केसेस में जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड होगी, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही है. अदरवाइज नॉर्मली स्टोर करने से कंडीशन चेंज नहीं होती है. ठीक है. तो आप कुछ बोल रहे थे. मैन्योर बोले तो खाद, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ज्यादा टाइम तक, ज्यादा टाइम तक प्रोसेस में बनता है, ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है. सो शी इज राइट. ये हो गया. सर कुछ राइस वगैरह में भी सीजनिंग होती है, चावल जो होता है तो उसको भी रखा जाता है और
थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बाकी ये जो सोच रहे थे उस पर ये आपको खुद ही बताएंगे। आप इधर आओ सबके सामने वीडियो में, सो दैट द पीपल कैन रिकॉग्नाइज यू। तो राइस के बारे में ही सोचा, बहुत अच्छा बच्चा है ये। टॉपिक पर रहते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स हैं भैया, फिर से बोलूं, क्लियर है। नाउ परचेज कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा? तो देखिए कॉस्ट ऑफ परचेज, उसमें आपका परचेज प्राइस इंक्लूड होगा। सर वो तो है ही। ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे। कौन से वाले? नॉन रिफंडेबल। अब एग्जाम में आएगा देखो तो जीएसटी लगा होगा। अब वो एक्साइज, वैट, ये शायद नहीं आएगा, जीएसटी लगेगा। क्या करोगे? सर कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, और उसने आपको परचेज वैल्यू दी हुई है, ठीक, फिर उसने आपको बीसीडी दे रखी है 10% मान लो, फिर कह रहा है इंपोर्ट का केस लेके आया ना, लाइक आईजीएसटी लग गया 12% मान लो, और ये वैल्यू लेटस से 1 करोड़, तो बीसीडी 10 लाख, और ये आपको पता ही है बेटा कैलकुलेट होगा 1.10 पे, तो 1.10 पे 12% जोड़ोगे 13.2 लैक्स, ठीक है। और सर जी ये हो गया 1.232, और फिर ये माइनस कर दोगे, क्यों? अच्छा क्रेडिट मिलेगा ना इस पर, और यू नो वेरी वेल जीएसटी पर क्रेडिट मिलेगा और बीसीडी पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो अजम्पशन भी एग्जाम में आप लोगे या लिखोगे, तो आप बताओगे कि एक्साइज सॉरी कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स इज नॉट क्रेडिटेबल, so it should be added to the cost, and IGST on import is creditable, so it should not be included in cost. That's all. तो बच्चों cost of purchase will include purchase price and duties which are non-refundable, non-creditable. Freight add करेंगे बड़ा, and other expenditure directly attributable to acquisition. सर ये हो गया परचेज प्राइस, ये हो गया ड्यूटी, ये हो गया फ्रेट, और क्या बता रहे हो? अदर एक्सपेंस क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज, एक्विजिशन। सो दिस इज माय परचेज प्राइस, सो दिस शुड बी एडेड। और बच्चों ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, सिमिलर आइटम्स आर रिड्यूस कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज आवर परचेज प्राइस। दूसरा आइटम है कन्वर्सेशन कॉस्ट। भाई कन्वर्जन कॉस्ट, तो कन्वर्जन कॉस्ट भी ऐड करेंगे ना भैया। सो कन्वर्जन कॉस्ट विल बी एडेड इन केस ऑफ WIP एंड फिनिश गुड्स ओनली। रॉ मटेरियल का तो कन्वर्जन हुआ ही नहीं है, उसमें क्यों जोड़ोगे? बट व्हेनेवर वी हैव WIP इट विल बी एडेड। अब देखो इसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो जुड़ेगी, और जो इनडायरेक्ट होगी ना वो भी जुड़ेगी। इनडायरेक्ट में भी जो वेरिएबल है वो जुड़ेगी, और जो फिक्स्ड है वो भी जुड़ेगी। अब फिक्स्ड को हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल कैपेसिटी पर करेंगे। अगर एक्चुअल नॉर्मल से ज्यादा है तो एक्चुअल पर करेंगे, और अगर एक्चुअल नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल पर करेंगे। ये दोनों तो एक्चुअल ही होगा सर, ये तो वेरिएबल है। तो अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो ये कम हो जाती है, एक्चुअल ज्यादा है तो ये ज्यादा हो जाती है, तो ये तो एक्चुअल पे ही करेंगे। लेकिन जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड है दैट शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, एंड नॉर्मल के बाद फिर कम ज्यादा करके कर लेते हैं उसको। ओके आगे बढ़े। सो कन्वर्जन कॉस्ट
include costs directly related like direct labor. They also include systematic allocation of fixed and variable सर ओवरहेड्स कह लो. फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है कांस्टेंट रहता है, जैसे डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, और वेरिएबल होता है. तो फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द पर्पज, सर अभी बताया ना मैंने आपको, बराबर है. सर अभी सपोज करो आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का केस है, जेपीबीपी पढ़ा कॉस्टिंग में, हाउ टू एलोकेट योर ज्वाइंट कॉस्ट, कैसे बांटोगे. तो कई मेथड से, एक एनआरवी मेथड होता है वहां पे, फिजिकल यूनिट्स मेथड होता है, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल्स वैल्यू होती है. तो सर आपको मेथड चूज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आप उसको करके चलोगे. तो ठीक है, वो चीज अपना वहां रहता है. अदर कॉस्ट पे मैं आपसे बात कर चुका बच्चों, जो शाबाश. तो अदर कॉस्ट इज लाइक जो नेसेसरली इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन. इसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट है एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट है. शाबाश. ये बताओ, इंटरेस्ट ही तो बोरोइंग कॉस्ट होता है. व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन अदर बोरोइंग कॉस्ट? कोई एक आइटम भी बता दो सर. राइट, कमीशन हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ बॉन्ड वगैरह हो सकती है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो सकता है. तो ऑल दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बोरोइंग कॉस्ट. देखिए नॉर्मली जो बोरोइंग कॉस्ट है, जनरली बोरोइंग कॉस्ट इज एक्सपेंस. ये एक एक्सपेंस है बच्चों, एंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट. सर कल भी मैंने आपको बोला, व्हेन आई से पीएनएल अकाउंट दैट मींस खत्म. वो नहीं जोड़ेगा, किसी चीज में नहीं जोड़ेगा. जो जोड़ने वाले आइटम्स हैं इन्वेंट्री में, टेक्निकली वो ट्रेडिंग का पार्ट है, वो पीएनएल का पार्ट नहीं है. और पीएनएल में जो गया सो गया, वो दैट इज नॉट एडिड टू एनीथिंग. वो किसी इन्वेंट्री में नहीं जुड़ता है. ओके. तो बोरोइंग कॉस्ट इज जनरली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. फाइनेंसिंग कॉस्ट है, पीएनएल में जाएगी. हाउएवर, if the asset being manufactured, comma, constructed or produced, ठीक है बच्चों. However, if the asset being manufactured, constructed or produced is a qualifying asset, ठीक है. तो बच्चों borrowing cost may be added to its costs. फिर उसकी कॉस्ट में जोड़ दूंगा. किसको? borrowing cost को कॉस्ट में ऐड करूंगा. सर बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग में जोड़ दूंगा. प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर इंस्टॉलेशन, प्लांट एंड मशीनरी में जोड़ दूंगा. इन्वेंट्री इज अंडर कंस्ट्रक्शन, सॉरी इन्वेंट्री इज अंडर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री में जोड़ दूंगा. सर मैन्युफैक्चर्ड, कंस्ट्रक्टेड, प्रोड्यूस, एक वर्ड चेंज कर दो, मैन्युफैक्चर्ड की जगह एक्वायर्ड करूंगा. सर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस तो एक ही हो गया, जो एक ही बात हो गई, वो गलती से लिख गया मैं. सर इट्स एक्वायर्ड, एक्विजिशन, इट इज कंस्ट्रक्शन एंड इट इज प्रोडक्शन.
सो ये दोनों वर्ड्स पीपीई को इंडिकेट कर रहे हैं, ये वर्ड इन्वेंट्री को इंडिकेट कर रहा है। देखो, फिक्स्ड एसेट एक्वायर करोगे, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, इन्वेंट्री प्रोड्यूस करोगे, बट क्वालिफाइंग एसेट इज वन, क्वालिफाइंग एसेट इज वन which requires substantial time in its acquisition, construction और प्रोडक्शन। जिसको बढ़ाने में, जिसको एक्वायर करने में या जिसको प्रोड्यूस करने में सब्सटेंशियल पीरियड लगे। सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब है जनरली 12 months। तो बेटा, इफ योर इन्वेंटरी इज ए क्वालिफाइंग एसेट, you can add borrowing cost to its cost. Sir, that will be calculated as per AS 16. अभी बहुत सारे सिद्धांत हैं, हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं जुड़ेगा सर। अभी there can be some borrowing cost which is directly attributable to that asset, तो वो capitalize करूँगा। There can be borrowing cost which is general, not directly related, तो I will calculate a capitalization rate and then that rate will be applied on average investment, तो अमाउंट आएगा। फिर कब से कैपिटलाइजेशन शुरू होगा, कब तक कैपिटलाइजेशन करेंगे, बीच में अगर काम रुक गया तो क्या कैपिटलाइजेशन भी रुकेगा, तो वी विल डिस्कस ऑल दोज प्रिंसिपल्स इन S16। बट borrowing cost is generally treated as expense and debited to P&L. However, where the asset which is being acquired, constructed or produced happens to be a qualifying asset, borrowing cost may be capitalized. Qualifying asset is one which takes substantial period of time in its acquisition, construction or production. Substantial period is generally 12 months. It's not rigid. It can be less than 12 months, it can be more than 12 months. Generally 12 months is treated as substantial period of time. Now, can inventory be a qualifying asset? क्या इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है? 12 महीने से ज्यादा लग गए बनाने में, इन्वेंट्री हो सकती है ना? क्यों नहीं हो सकती है सर? अभी मान लो, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपको पता है इसरो ने चंद्रयान भेजा और वहां पे लैंडिंग हुआ उसका सक्सेसफुल, ऐसा ही कुछ। अब एक हमारा पड़ोसी देश है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड देयर ओन व्हीकल टू चांद, वो चांद कहते हैं उसको, और सर यान को उर्दू में क्या बोलेंगे? व्हीकल नहीं, वाहन नहीं, हाँ बताओ। सामान है? क्या बोल रहे? चलो गूगल कर रहे हैं बच्चे। तो सर अब वो कह रहे हैं कि भैया हमें भी भेजना, हमें भी भेजना। हम तो उन्होंने इसरो वालों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि तुसी बनाओ। अब यहां वालों ने बना के उनको दिया, तो देखो हमारे लिए तो इन्वेंट्री है, कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा रहे हैं, और बनाने में लग गए 2 साल, सब्सटेंशियल पीरियड हो गया। उसको बनाने के लिए हमने बोरो करा, तो दैट इंटरेस्ट कैन बी एडिड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मिला कुछ? ठीक है, छोड़ो। अरे सर घटिया एग्जाम्पल हो गया, सिंपल एग्जाम्पल लो ना। मान लो शिप बिल्डिंग का केस है, शिप बिल्डिंग करते हैं हम लोग, ऑर्डर मिलते हैं, शिप बना के देते हैं। अब शिप बनाने में लगते 3 साल,
ऑर्डर में बनती है, तो माई इन्वेंट्री इज टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड इन इट्स प्रोडक्शन, एंड इन दैट केस बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, राइट। तो हम उसको ऐड करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों और नेक्स्ट की बात करते हैं। सर्टेन कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। और कुछ कॉस्ट्स को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कभी ऐड नहीं करेंगे। तो पहला था एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ऑफ लेबर, ऑफ एक्सपेंस, ऑफ एनीथिंग। So if any loss is abnormal in nature, it is not added to the value of inventory. तो सर एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं ऐड होगा। अब है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट सर ऐड नहीं होगी, ठीक है, लेकिन वो वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हम उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तीसरा पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये भी ऐड नहीं होंगे बच्चों, लेकिन फिर लिखा है कि अगर कंडीशन लोकेशन में लाने के लिए हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कभी भी ऐड नहीं होता। देन कॉस्ट फार्मूला। अब देखिए कॉस्ट निकाल रहे हम लोग, तो कॉस्ट में अभी तक हमने पढ़ा इंक्लूड्स और हमने पढ़ा एक्सक्लूड्स। अब वो कह रहे हैं कि भैया कॉस्ट फार्मूला क्या लगाओगे। देखिए इसमें कहना है कि अगर आपका गुड्स आइडेंटिफाइबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप स्पेसिफिक प्राइस मेथड लगाइए। और अगर आपका गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है, सर नॉट आइडेंटिफाइबल, तो वो कह रहे हैं या तो फीफो लगाइए और या फिर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करिए। इसके अलावा कोई और मेथड अलाउड नहीं। तो ये दो मेथड उन्होंने हमको लाइक अलाउ किए हुए हैं, कह रखा है कि आप लगा लो और आप लगा सकते हो। देखिए आइडेंटिफाइबल का मतलब कि गुड सेपरेट है, उसके ऊपर सपोज कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है या कुछ इस तरीके की चीजें जो इंटरचेंज नहीं हो सकती। आइडेंटिफाइबल मीन्स विच आर नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक, अभी सपोज हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल बेचते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे शोरूम में 50 मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, इन्वेंट्री है। अब उस पे वो इंजन नंबर होता है, चेसिस नंबर होता है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, और हमें मालूम है कि हमने जो 50 बची हुई हैं उसमें से कौन सी मोटरसाइकिल कब खरीदी थी। सर उसका आइडेंटिफिकेशन है ना, बिल टू बिल चेक हो जाएगा कि ये इतनी तारीख को इस बिल में आई थी और जिस अमाउंट पर खरीदी गई थी एग्जैक्टली उसी अमाउंट पर वैल्यूएशन होगा। ठीक, लेकिन आप बेटा चीनी खरीदते हो, चीनी बेचते हो, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल बेचते हो। अब इन्वेंट्री भी शुगर और पेट्रोल की है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाइड कि ये चीनी की जो बोरी बची हुई है कब खरीदी थी, कौन सी लॉट में आई थी, कहाँ से आई थी, उस पर नाम लिखा है, नंबर लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सर यू नो इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल। पेट्रोल बताएगा कि वो कब आया था, सब मिक्सिंग हो गई उसकी वहां टैंक के अंदर। भाई in that case either you follow FIFO method or you follow weighted average। सर ध्यान से देखेंगे तो LIFO is not permitted।
फिर यही परमिट किया हुआ है तो लीफो कहां है इसमें? और इनकम टैक्स ICDS 2 सर उनको भी लीफो पसंद नहीं है। लीफो मेथड नॉर्मली अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो प्रॉफिट्स कम कर देता है, तो इनकम टैक्स वाले लीफो पसंद नहीं करते तो उन्होंने मना कर रखा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को मजबूरी में लीफो डिनाई करना पड़ा। तो डिनाई किया तो नहीं है बट अलाउ भी नहीं है, तो दैट इज नॉट अलाउड ना, तो लीफो उड़ गया। अब कॉस्टिंग में लगा सकते हैं, वहां मना नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में लीफो कभी नहीं लगेगा। अकाउंट्स में अगर लीफो लगाया तो फिर आपका लीफ हो जाएगा, मतलब नहीं लगेगा, सीधी बात है बच्चों, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। सो फिर समझो, अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल है दैट इज इंटरचेंज नहीं हो सकती, या सेपरेटली स्टोर किया हुआ है, एक बार खरीदा मैंने उधर रखा, फिर अगली बार खरीदा उधर रखा, फिर खरीदा उधर रखा, अब मेरे पे अगर बचा हुआ है तो आई नो कि कौन सा वाला बचा हुआ है, इट इज आइडेंटिफाइबल राइट। तो इन दैट केस मैं उसका स्पेसिफिक प्राइस मेथड से करूंगा, दैट इज द इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्चुअली परचेस्ड, एक्चुअल परचेज से जोड़ूंगा। ठीक है सर, मैंने ना बार बार गुड्स खरीदी, मान लो 1 जनवरी को खरीदा 1000 यूनिट से 50 रुपया, 15 जनवरी को खरीदा 2000 यूनिट 54, 31 जनवरी को खरीदा फिर 2000 से 49 का मिला। अब मान लो ईयर एंड में मेरे पास 2000 यूनिट बचे हैं, तो कौन से वाले बचे हैं? देखो कॉस्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी परचेस प्राइस है, ये परचेस है, ये भी परचेस है, तो कॉस्ट इंक्लूड्स परचेस प्राइस एंड वॉट एवर, वो तो तीनों ही है, कौन से वाले हैं? नाउ इफ आई कैन आइडेंटिफाई कि अरे सर ये 2000 जो बचे हैं ना, 500 इसमें से है, 1500 इसमें से है, बिकॉज आई हैव सम नंबर्स, आई हैव सम आइडेंटिफिकेशन, और आई हैव स्टोर्ड द गुड सेपरेटली, सो 500 इस पर करूंगा, 1500 इस पर करूंगा। बट इफ वी कैन नॉट आइडेंटिफाई, दीज गुड्स आर लाइक चीनी की बोरी, पेट्रोल के यूनिट्स, लाइक ऐसा जहां यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हेन वर दीज गुड्स परचेज, कौन सी लॉट में से कितना बचा है, तो इन दैट केस आइदर यू फॉलो फीफो, तो आप फीफो फॉलो करोगे तो ये 2000 ये बचे, और यू फॉलो वेटेड एवरेज, सो ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे, फिर रेट उस पर करेंगे। नाउ आई वांट टू से कि नहीं नहीं ये वाले बचे हैं, बाकी इसमें लीप हो, सो आई कैन नॉट डू दैट। ओके, दिस इज माय कॉस्ट फार्मूला। सर यही तो हेडिंग है ना, तो एएस इस बात को भी डिटेल करता है, कॉस्ट और एनआरवी। फिर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, फिर कॉस्ट पीछे से चलेगी, आगे से चलेगी, एवरेज चलेगी, तो हर चीज को मेटिकुलसली दे हैव डिफाइंड। आइए, हेडिंग है देखा आपने फार्मूला, तो हेडिंग है बच्चों कॉस्ट फार्मूलाज, एस लगने से रह गया वहां पे, लगा दिया? नहीं लगाओगे है बेटा? फार्मूले, तो देखो फार्मूले दिख रहा है, क्या लिखा है? फार्मूलाज दिख रहा है, अरे फार्मूले नहीं दिख रहा। बड़े लोग हैं भाई। तो सर फार्मूले वर्ड बहुत बाद में आया इंग्लिश में, और ये AS 99 में आया, उस वक्त फार्मूलाज होता था, ले नहीं होता था। चले आगे बढ़े। सर क्या ये बहसियाने का मसला है? तो असली चीज समझो, वो ना मिस हो।
और कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कहां गया ये रहा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन प्राइस मेथड। So that means कि inventory should be valued at the rate at which it was actually bought. जौन चीज जिस रेट पर खरीदी थी वौन चीज उसी रेट पर वैल्यू होगी। स्पेसिफिक मेथड बोलते हैं इसको। भाई साहब कब लगेगा ये? तो देखो कह रहे हैं कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, परचेज सेग्रीगेट हो रखी है और सर्विस प्रोवाइडर है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब अलग अलग है। वी हैव द गुड्स सेपरेटली आइडेंटिफाइड। दूसरा कह रहे हैं कि अगर स्पेसिफिक नहीं लगा रहे हो, यानी वेयर गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल और दे आर इंटरचेंजेबल, तो ऐसे केस में आप फीफो लगा लो या फिर आप वेटेड एवरेज लगा लो। हमने कही हम तो लीबो लगाएंगे, तो कह रहे हैं अच्छा लगा के दिखाओ। ओके, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए। और शुड आई गो फॉर इट? देखिए डेट ऑफ परचेज है, यूनिट्स हैं और आपको पीसी दी हुई है, परचेज कॉस्ट दी हुई है, इशू की डेट्स दी हुई हैं हिंदी में, तारीख पे तारीख, और यूनिट्स पे यूनिट्स, और एज ऑन लास्ट डे एनआरवी भी दिया हुआ है और कहते हैं कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करो। तो देखो पिछला पेज पढ़ के आना प्लीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। कौन सा मेथड यूज करना है जी? पूरी बात बताया करो बच्चों, आप याद करो कल एक बच्चे ने आधी बात बताई थी फिर डांट खाई थी। टू व्हीलर कर रहा वो 25 सीसी खा गया, कह रहा ये मैं बताऊंगा ही नहीं। तो सर ये जो है ना, मतलब मजा ले रहे हैं लोग, फिर जिंदगी मजा लेते हैं उनसे, फिर दूसरे से कहते हैं लोग तुझसे मजे ले रहे हैं। अरे भाई सवाल पे आए तो बेटा कौन सा मेथड लगाना है, पूरी बात बताओ। वेटेड एवरेज ब्रैकेट में पीरियोडिक। सर ये पीरियोडिक क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों को? इतनी बार बोलने के बाद भी ना दिख रहा तो क्या बोलूं? पीरियोडिक माने पूरे पीरियड का इकट्ठा। तो जो स्टोर्स लेजर बनाते थे डेट वाइज करते थे वो नहीं होगा, वो परपीचुअल है। सर एक डेट खरीदा, बेचा, बचा, फिर खरीदा, फिर उसका इसका एवरेजिंग, फिर इशू, फिर बचा, वो परपीचुअल है, वो डेट वाइज है। पीरियोडिक क्या है? पूरा पीरियड का इकट्ठा। ओके, तो बच्चों कैन यू हेल्प मी? परचेज की अमाउंट्स चाहिए मेरे को। तो देखो 20 इंटू 108 2160, 107 इंटू 15 1605। अगला बताओ 3270। ओके, अब मेरे को यूनिट्स जोड़ने हैं, तो 20 15 30 15, और देखो ये वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा, आप निकाल लो। और ये जो आया है ना बेटा ये पीरियोडिक है। परपीचुअल होता है वो डेट वाइज जो शेड्यूल आप मटेरियल्स में बनाते वो परपीचुअल होता है। पीरियोडिक में मैं डेट वाइज नहीं करता, पूरा पीरियड इकट्ठा। बोलो भाई 108, ठीक है, थैंक यू। अब मेरे पास इन्वेंट्री कितना बच रहा है, यूनिट्स में पूछा है।
तो सर ये मैं खरीदा 4, उधर मैं बेचा उसको वो भी 4, 10 20 10 20, तो 20 बच रहे हैं, पक्का ना? वेरी गुड। अब इसकी कॉस्ट निकालो बच्चों, तो 20 इंटू 108, दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट 2160। एनआरवी सर 20 इंटू, क्वेश्चन बता रहे ना 107 रुपया 75 पैसा, 2155, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एस वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज विच एवर इज लेस, और बचो 2155। सो दिस इज माय आंसर। पीरियोडिक समझ आया? अब मुझे ये बता दो बेटा, 3 बार कहने के बाद भी आप मुझे पीरियोडिक क्यों नहीं बोल के दे रहे थे? मैं कह रहा पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। वेटेड एवरेज बोल रहे हो, पीरियोडिक नहीं बोल रहे हो। व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्या आपको दिख नहीं रहा था, या आपको ये लग रहा था कि इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है जी? या आपको पता ही नहीं पीरियोडिक और परपेचुअल भी कुछ होता है? बेटा फाउंडेशन में पढ़ा था ये हमने। अब फाउंडेशन कमजोर है तो इमारत तो हिलेगी ना फिर आगे। क्या निकाल लिया ये आपने किताब में से? सर आगे बढ़े तो देखिए, कॉस्ट फार्मूलास और द एस बेसिकली सेज कि आप स्पेसिफिक प्राइस लगाओ, बट इफ यू कैन नॉट अप्लाई दैट देन गो फॉर वेटेड एवरेज एंड फीफो। ये मेथड हो गया। अब देखिए एक बार अगर मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन याद दिलाऊं, पैरा 11 AS1, पॉलिसी आर प्रिंसिपल्स which have been followed in preparation and presentation of financial statements and includes method of applying that principle. याद आया? Now, inventory is valued at cost or net realizable value, whichever is less, is principle. And when I calculate cost, I am following, suppose FIFO method. This is method of applying that principle. So my accounting policy for inventory is cost or NRV, whichever is less, using FIFO method for ascertainment of cost. जब तक ये पूरी बात नहीं बताऊंगा, इट्स नॉट ए प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मेथड भी पॉलिसी का पार्ट है। आगे चलो बया। अब देखिए कॉस्ट, उन्होंने कुछ स्पेशल कंडीशंस बताई, सेक्शन 18 CGST एक्ट, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। लाइक आपने कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में शिफ्टिंग कर लिया, तो आपको जो पुराना ITC है मिलेगा, स्पेशल केस था। तो यहां पे भी इन्वेंट्री में 2 स्पेशल केस बताए। बोलते हैं कि तुम फीफो मत लगाओ, एवरेज मत लगाओ, स्पेसिफिक मत लगाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे कर दो। सर an enterprise may value the inventory at a standard cost, or you can also follow the retail method of inventory, obviously wherever you are in retail industry. यदि आप रिटेल में हो तो आप रिटेल मेथड फॉलो कर सकते हो, और अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पे भी इन्वेंट्री वैल्यू कर सकते हो। परमिट है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ी होगी कॉस्टिंग में, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप सबसे पहला स्टेप है कि जो स्टैंडर्ड है वो सेट होगा।
एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, कितना ओवरहेड लगेगा, वो क्वांटिटी वाइज आएगा, फिर उसका रेट आएगा, फिर उसका अमाउंट आएगा, देन उस यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेकेंड स्टेप होता था कि आप एक्चुअल रिकॉर्ड करोगे, थर्ड स्टेप होता था वेरिएंस निकालोगे, फेवरेबल हुआ, एडवर्स हुआ, और फोर्थ स्टेप इज करेक्टिव एक्शन। दैट इज द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर एक्चुअल रिकॉर्ड करो, फिर वेरिएंस निकालो, फिर एक्शन लो। एग्जाम में हम क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, उसके अलावा तो कुछ पूछता नहीं है। वो कहता है ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालो, लेबर रेट वेरिएंस निकालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, आइडल टाइम वेरिएंस पढ़ लिया, कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स वेरिएंसेस। कोर्स में नहीं है हमारे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आपने जो एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रखी है ना, कि भाई मान लो हम यो बना रहे हैं कैलकुलेटर्स, तो एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निकाल रखी है, मटेरियल कितना, लेबर कितनी, एवरीथिंग, पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट की है। और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 4000 कैलकुलेटर बचे हुए हैं, तो 4000 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा इन्वेंट्री हो गया, आई कैन डू, अलाउड है। तो अब देखो कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रखी है तो हम कर सकते हैं। सर वो कह रहे हैं नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन मटेरियल वगैरह पे करना, मतलब नॉर्मल कैसे पिटी पर होगा। और दूसरी पंक्ति में कवि कह रहा है कि बेटा ऐसा है, आप स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करते रहो। आपने स्टैंडर्ड डिटरमाइन करी 4 साल पीछे, और आज भी वही स्टैंडर्ड पे आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो प्राइसेस बढ़ गए हैं ना चीजों के। ओके डन। दूसरा मेथड है रिटेल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने कॉस्टिंग में पढ़ी थी, रिटेल मेथड आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, इन्वेंटरी नाम के चैप्टर में। सो कोई एक्सप्लेन करेगा बच्चों, 2 स्टेटमेंट में 2 लाइन थी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इस मेथड में हम कैसे करते थे, 2 स्टेप थे। एनीवन रिटेल पढ़ा था इन्वेंट्री चैप्टर में, एक भी नहीं है। सो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, मुझे लगा कोई तो शायद याद रख पा रहा होगा, चले कोई बात नहीं। सर नंबर 1 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे होता था। नंबर 2 उसमें से एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते थे। सर वो ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्वेश्चंस किए थे, मैं आपको याद दिलाऊं। ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग लिया था सेलिंग प्राइस पे, और फिर निकाला जीपी। फिर मैंने कहा जीपी का रेट निकालो, जीपी की अमाउंट उठाई, डिवाइड बाय सेल प्लस क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग सेलिंग प्राइस पे था, और वो जो जीपी का रेट आया, फिर वो रेट क्लोजिंग में से माइनस कर दिया, कॉस्ट आ गई, और इन्वेंट्री वैल्यू हो गया। याद आया किसी को? किया ना हमने। चलो बेटा, बादाम खाया करो घिस के, उससे आपकी याददाश्त तेज होगी। एनीवे, सर एक बंदे ने बहुत सारे खा लिए घिस के, उसे पिछले जन्म तक की यादें आ गई, और अब वो परेशान घूम रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। बहुत सारी बातें भूल जाना ही अच्छा है। तो खैर हम बात कर रहे थे रिटेल मेथड की। सो रिटेल इंडस्ट्री को अलाउड है, ऑब्वियसली दिस इज अलाउड टू दोज हु आर ऑपरेटिंग इन रिटेल इंडस्ट्री। अब रिटेल में हम काम कर रहे हैं, और इन्वेंट्री बहुत सारा है। अब के बहुत सारी चीजें होती है वहां रिटेल में, नंबर ऑफ आइटम्स जो है ना बहुत ज्यादा है, तो एक एक आइटम की कॉस्ट ढूंढ पाना, इनवाइस टू इनवाइस लिंक करना बड़ा मुश्किल है।
तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से वैल्यू करके ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो आ जाता है। तो बच्चों कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। तो यो अपना बहुत पुराना सिस्टम है, फाउंडेशन में हमने करा भी था ये मेथड, जाने कैसे भूल गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ओपनिंग स्टॉक बच्चों, परहैप्स दिस इज ओपनिंग 28,500, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। इन्वेंट्री चैप्टर में ये 3 आइटम तो मुझे दिखते नहीं, क्योंकि ये तीनों एक्सक्लूजन में पड़े थे। सर सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, फाइनेंसिंग नहीं होगा, और सेल्स दिख रही है बेटा। फिर कह रहा है वो जो 1,4,11 दिख रही है ना ऊपर, उस समय 3,500 रुपए एक पर्टिकुलर आइटम में से राइट ऑफ किए थे, जो कि ओरिजिनली 10,000 का था, और ड्यूरिंग द ईयर दैट वाज सोल्ड फॉर 9,000। बारिंग दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। देखिए ट्रेडिंग बनाएंगे, और बच्चों 2 कॉलम में बनाएंगे, नॉर्मल एबनॉर्मल। सर ये फॉर्मेट तो अपने सब जगह काम आएंगे। ओपनिंग स्टॉक 28,500 बेटा, नॉर्मल एबनॉर्मल करो। तो इसमें कह रहे हैं जी 3,500 राइट ऑफ किए थे, जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, यानी एबनॉर्मल आइटम इस 28,500 में 6,500 का जुड़ा हुआ है। सर उसका वैल्यू 10 था, 3,500 राइट ऑफ हुआ, तो वो 6,500 बचा ना, और टोटल 28,500 है, बोलो 22,000 लिखोगे ना। सो माई ओपनिंग इज 22,000 एंड दैट इज 6,500। बोलो परचेस 150 to 500 में या नॉर्मल में डालो। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का पार्ट है भैया, 30,000 रुपया। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोरेज, एबनॉर्मल लॉस और फाइनेंसिंग इग्नोर मार दो। अरे इसका इन्वेंट्री से क्या लेना देना, ये तो एक्सक्लूडेड है, अनटचेबल है। अनटचेबल से याद आया बच्चों, सेल्स 249, याद याद छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे इसमें भी तो एबनॉर्मल है, 240 यहां लिखो, 9,000 यहां लिखो। स्टॉक बताओ, देखो ये तो बिक गया एबनॉर्मल वाला है नहीं, और वो 20% जीपी है। हेलो 240 पे 20%, 48, दिस विल बी योर बैलेंसिंग अमाउंट, और ये यहां पे बैलेंसिंग आ जाएगी बच्चों, वो जो भी आ रहा है ना, जो भी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर ये रिटेल मेथड टाइप हो गया, जीपी की मदद से इन्वेंट्री निकला। हालांकि रिटेल मेथड इज डिफरेंट, दैट सेज द इन्वेंट्री इज वैल्यूड फर्स्टली एट सेलिंग प्राइस, देन ग्रॉस प्रॉफिट इज डिडक्टेड देयर फ्रॉम। अब जैसा क्वेश्चन था वैसे कर दिया मैंने। ओके, सो एनी क्वेश्चंस? हाँ जी भैया, तो देखिए कॉस्ट हो गई सर, कॉस्ट और एनआरओई विच एवर इज लेस से चलना शुरू किया, फिर वो हमें कॉस्ट के अंदर ले गया, और कॉस्ट के अंदर क्या ले गया, उसने कहा कि भाई पहले आप कॉस्ट निकालो, सो दैट इज परचेज, ये वो, फिर बोला ये छोड़ देना, फिर मेथड पे आ गया, फिर रिटेल की बात करी, फिर स्टैंडर्ड की बात करी। हमने कहा भैया कॉस्ट या एनआरवी में, अब एनआरवी पर तो आ जाओ बेटा। कैलकुलेटर मिल गया आपका? कैसे मिला?
आपको जाना पड़ा, ये बंदा देने गया, आप लेने गए, ये कह रहा था बहुत दूर रहता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बताओ कितनी दूर रहता है? अच्छा, बहुत दूर हो गया फिर तो। चलो सर, अगला है, देखिए एनआरवी। सर देखो, इन्वेंट्री वैल्यूड होगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। यहां पे मैं आपको याद दिलाऊं तो जब आप 11th-12th में लाइक पढ़ते थे तो वहां शायद बुक में लिखा था कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, करेक्ट? और आप कॉस्ट या मार्केट प्राइस ही मानते रहे, चलाते रहे, करते रहे, और दैट वाज चेंज इन 1999 में बदल गया ये। 1/4/99 को आया था, बताया मैंने आपको, मैंडेटरी हो गया था। आया तो 97 में था, रिवाइज्ड AS2 है ये, ओरिजिनल पहले का था, 97 में रिवाइज किया, 1499 से मैंडेटरी किया। क्या छोड़ो, वो आज तक अपडेट नहीं किए अपने आप को, कॉस्ट और मार्केट प्राइस ही बढ़ाते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट खत्म खत्म खत्म। आप अगर कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस लिखोगे ना तो सब नंबर काट लो आप आपके, जीरो। मार्केट प्राइस होता ही नहीं है, ऐसे कैसे कर रहे हो? अब आप कहोगे सर मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इज सेम। नो, मार्केट प्राइस एंड रियलाइजेबल वैल्यू आर नॉट सेम, दे कैन नॉट बी सेम। सर इट इज रियलाइजेबल वैल्यू। तो देखो मैं बताता हूं आपको, सर इट इज फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जो अभी लगेगी, लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स। So this is my net realizable value. ये मेरा realizable value है, that how much I will realize, कितना मेरे को वसूली होगा, मैं कितना वसूल कर पाएगा। So that is simply your realizable value. और देखिए जब आप JPBP में NRV मेथड अगर पढ़े हो वहां पे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है ज्वाइंट कॉस्ट को, तो वहां 3 आइटम घटाते थे। सेलिंग प्राइस में से फर्दर कॉस्ट तो लेस करते थे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर एस्टिमेटेड है वो भी लेस करते थे, एक और आइटम लेस करते थे, राइट, एंड दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन। सर वहां कॉस्टिंग में पढ़ा था, यहां पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, बाकी दोनों सेम टू सेम है, तो वो दोनों लेस करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन लेस नहीं होगा। सर होता ही नहीं है, अब पता नहीं क्यों कॉस्टिंग वाले करते हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए अभी सपोज मेरे पास कोई रॉ मटेरियल है, मैं रॉ मटेरियल पे बाद में आता हूं। सर कोई सपोज WIP है, उसका कॉस्ट वॉस्ट तो निकाल लिए हम लोग बड़ा घूम फिर के। अब वो WIP का रियलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे तो सेल्स वैल्यू या मार्केट प्राइस उस WIP का नहीं लेना है, फाइनल प्रोडक्ट का लेना है। सर समथिंग इज अंडर प्रोडक्शन, देन इट विल बी कंप्लीटेड, देन इट विल बी सोल्ड। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा उसकी मार्केट वैल्यू लो, माइनस जो हमारी उसको कंप्लीट करने में कॉस्ट और लगेगी वो घटाओ, दैट इज योर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद आपका जो उसको बेचने में खर्चा होगा वो घटाओ, जो बचा इट इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू।
ये आपका रियलाइजेबल वैल्यू है, तो आप बच्चों इस वैल्यू को लोगे, ये मार्केट प्राइस नहीं, बिल्कुल अलग है। तो देखिए लिखा है कि एनआरवी मीन्स एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। ठीक है, क्वेश्चन आवर। कंपनी एक ने 40 लाख का माल खरीदा और 75% 75% गुड्स वर सोल्ड, कितना बचा? 10 लाख। वेरी गुड, कॉस्ट हो गई वो। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज 10 लैक्स, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेल वैल्यू 11 है बच्चों, और 10% कहां से कमीशन लग रहा है, तो जब हम बेचेंगे 10 लाख में, सॉरी 11 लाख में, तो बेटा 10% खर्चा भी तो करना पड़ेगा, दैट इज 110, and the amount which I will be able to realize is 990। मेरे को 9,90,000 ही तो मिलेगा, तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू 990, कॉस्ट 10, तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट 990। आई होप आप डिस्कस करके आंसर लिख लोगे। आगे बढ़ू सर, अब देखिए पैरा 5 द कॉस्ट और एनआरवी whichever is लेस। कॉस्ट डिस्कस किया हमने, क्या जोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे, कौन सा मेथड, कौन सा फार्मूला, पूरा चर्चा हो गया, पूरी गहराई तक गए हम। एनआरवी पे चर्चा किया हमने, किया सर, थोड़ा सा किया, ये उतना गहरा नहीं था, ये थोड़ा मतलब जैसे वो सड़क पे पानी भर जाता है तो वैसा गड्ढा टाइप था, मतलब आप गए 2 बार पैर आपने उसमें छप छप किया, बाहर आ गए, ये पूरा समुंदर था। सर क्या हम इस पर चर्चा करें, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो विच एवर इज लेस कैसे होगा, क्या इस पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चर्चा करेगा? है नहीं कर रहा है सर, उन्होंने कहा कि हम तुमको बताएंगे विच एवर इज लेस कैसे करना है। हाँ, आपको मेरी बात पे मुझे पता है यकीन नहीं होता है, आई नो वेरी वेल, आप मुझ पे बहुत शक करते हो, इतना शक तो ना बेटा, हाँ जितना आप लोग करते हो मेरे पे। अरे क्यों करते हो यार? सर सोचो, एक हमारा कंपनी है और उसके पास में एक प्रोडक्ट है कैटेगरी ए। सर कैटेगरी ए में लाइक उसके पास में सोप है, शैम्पू है, टेल्कम पाउडर है, ऐसी चीजें हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट्स हो गई है, और छोटी फिगर्स ले रहा हूं मैं, कॉस्ट और एनआरओई। ओके, नाउ व्हाट, अब कैटेगरी ए में इसके पास 3 आइटम है, ए बी सी, नहीं ए तो ऊपर लिखा हुआ है, पी क्यू आर, ये 3 आइटम्स के नाम है, ये साबुन है, ये शैम्पू है, ये पाउडर है, ऐसा मान लो। अब बच्चों इसकी कॉस्ट है 100, एनआरवी है 150, इसका मान लेते हैं 200, एनआरवी 180, इसका मान लेते हैं इसको भी 200 ले लेते हैं, और एनआरवी कर देते हैं ढेर सारी 280। ओके, अभी सर एक और कैटेगरी है, कैटेगरी बी, द कंपनी ऑल्सो डील इन सर्टेन अदर गुड्स, आटा दाल चावल, वो भी कैटेगरी है। और बताओ बेटा इसी में आटा दाल चावल मैदा, अब और सर इसका
हद है यार तुम लोगों से। अब इसमें मान लो भाई ये 150 है और ये 165 है, ये मान लेते हैं कि 80 है, इसका रियलाइजेबल और कम है 50 है, क्या करें? और सर एक ये 300 है, इसका रियलाइजेबल लेटस से 210 है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो फिगर्स लिया है मैंने। सर अब थोड़ा मदद करोगे मेरा फटाफट से? एक टोटल्स मुझे यहाँ चाहिए, एक टोटल्स मुझे यहाँ चाहिए और एक मुझे यहाँ ग्रैंड टोटल चाहिए। तो 2 2 4 500, 6 10, 150, 230, 530, 425। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए सर एक और टोटल, हाँ 5 और 5 1030 और 6 और 4 10, 1035। ओके डन। अब देखिए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस था, मैंने ग्रैंड टोटल कंपेयर किया, मैंने कहा यार ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी एनआरवी है, ठीक। तो मेथड नंबर 1 मैंने कहा यार कॉस्ट इज 1030, ठीक है, एनआरवी इज 1035, so inventory is 1030 whichever is less. I followed the principle cost और NRV whichever is less. वो तो इतना ही बोल रहा था, मैंने कर दिया। अब एक दूसरा बंदा है, कह रहा ना 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 ऐसे मत करो, कैटेगरी वाइज करो। सेकेंड मेथड कैटेगरी वाइज करेगा। देखो अब कैटेगरी वाइज करोगे तो इसमें से वैल्यूएशन कितना जाएगा? सर हमने कहा 500 और 610 है भैया, सो 500 लेने का। दूसरे में हमने कहा 530 और 425 है, तो 425 लेने का, यानी इन्वेंट्री इज 925। दिस इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एक तीसरा बंदा निकल के आया, कह रहा एक एक आइटम कंपेयर करूंगा मैं। बोला ये तुम टोटल टोटल क्यों खेल रहे हो? ये तो तुमने बड़ा वाला टोटल खेला, फिर तुमने छोटे छोटे टोटल खेले। अब वो कह रहे कि ये नहीं होगा, वी विल कंपेयर एक एक आइटम। हमने कहा अच्छा फिर क्या करेगा तू? बोले ये 100 लेंगे, दूसरा हम लेंगे 180, तीसरा बेटा 200, चौथा 150, 50, 210, टोटल 890। अब देखो तीनों बार आई फॉलोड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। मेथड हो सकते हैं ना कंपेयर करने के लिए। तो आप क्यों मना कर रहे थे कि सर एएस विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस में भी वो है। अब देखिए आप इसको प्रूडेंस से देखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला मेथड है बच्चों ग्लोबल, इस मेथड का नाम है ग्लोबल मेथड। ये टोटल को कंपेयर करता है, पूरा टोटल लगाया, दिस इज ग्लोबल टोटल, बड़ा वाला टोटल, तो ग्लोबल हुआ ना। और बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है नॉट अलाउड इन अचोल में, क्योंकि ये तो इन्वेंट्री वैल्यू देखो बढ़ाता जा रहा है। सर इसमें हमेशा ज्यादा आएगी, इसमें कम आएगी, इसमें सबसे कम आएगी। तो उन्होंने कहा भैया ये तो लगेगा ही नहीं, देखो ये लगाया और हमने तुम्हारा सर फोड़ा। AS2 doesn't allow this method। सर टोटल वाले मेथड को बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया, एग्रीगेट करके नहीं करोगे। हमने कि फिर बोले आइटम बाय आइटम करो। और बच्चों इस मेथड का नाम आइटम बाय आइटम, गलत ना समझ। और बच्चों इसको इन्होंने रेकमेंड किया कि यार आप ये वाला फॉलो करो ना, ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? हमने कि बहुत अच्छा लग रही है, हमारा इन्वेंट्री तुमने और कम कर दिया। पहले कॉस्ट एनआरवी लेस करा है, फिर तुमने उसमें भी आइटम बाय आइटम करा के और कम कर दिया, और फिर बीच में भी याद करो फिक्स्ड ओवरहेड में रेट निकलवाया तो उसको भी कम।
अभी कितना कम करोगे, मना कर दो इन्वेंट्री जीरो लिखवा दो। कह रहे जीरो नहीं, सच करवा रहे हम तुमसे। हमने कि जे कर लेन दो, अलाउ कर दो हमको, ये तो चलो मत करो, ये अच्छा लग रहा है, ये कर लेन दो, कुछ तो रहम करो। तो कह रहे वेयर द एंटरप्राइज इज कंसर्न with category of inventories, ठीक है, this method may be followed। बोले अच्छा चलो ले लो सर, अलाउ कर दिया, कैटेगरी मेथड है ये। तो ग्लोबल को तो मना कर दिए, बोले ये तो लगाना ही नहीं तुमने, आइटम बाय आइटम लगाओ, अच्छे बच्चे बनो। हमने कितने बच्चे नहीं बनना है। बोले अच्छा कैटेगरी लगा लो, बट इफ यू आर कंसर्न विद दैट, तो अभी सपोज दिस इज माई एंटरप्राइज, और ये क्या था बच्चों, साबुन, शैम्पू और पाउडर, क्रीम, इस टाइप के प्रोडक्ट्स थे। ये क्या था, आटा, मैदा, दाल, चावल, चीनी, इस टाइप के प्रोडक्ट्स थे। नाउ कंपनी ने 2 एसबीयू बना रखे। क्या बना रखे, एसबीयू नहीं, ओके, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, गुड। और उन दोनों एसबीयू के अलग अलग उन्होंने चीफ बना रखे हैं, अलग अलग बॉस है जो एसबीयू मैनेज करते हैं। और कंपनी पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट वाइज कर रही है। मैनेजमेंट का एसबीयू मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बराबर है बच्चों। कंपनी इज कंसर्न विद कैटेगरीज, हमारा ये यूनिट अलग है, ये प्रॉफिट सेंटर अलग है। कॉस्टिंग में प्रॉफिट सेंटर होता था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपन उसको स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कहते थे। तो ये अलग है, कंपनी इज कंसर्न विद दैट, सो यू कैन कैलकुलेट योर इन्वेंट्री ऑन कैटेगरी वाइज बेसिस। अलाउ किया उन्होंने कि कर ले, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों क्या करोगे, तो आप पढ़ के देखो, लिखा है कंपैरिजन, और कंपैरिजन का भी स्टोरी लिखा है। पहला पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड एनआरवी शुड बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। तो आप देखो एएसबी आइटम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि आप आइटम बाय आइटम करो। पहला ओ ये बोले, सेकेंड लाइन में बोलते हैं कि ठीक है ग्रुप में भी कर सकते हो, अगर ग्रुपिंग इज रेलेवेंट टू यू, सो यू कैन गो फॉर ग्रुप्स, फिर आप ग्रुप में करो, नो प्रॉब्लम। अभी एग्जांपल देखोगे, कहते हैं बेस्ट लिमिटेड के 5 प्रोडक्ट है, PQRST, न चेंजेबल है ना सिमिलर है, माने अलग अलग है, मतलब वो ग्रुपिंग भी संभव नहीं है। और कह रहे ये उसकी वैल्यूज हैं। बेटा क्या करोगे, सिंपली वैल्यूएशन आइटम बाय आइटम करोगे, और फटाफट फटाफट कर ही लोगे, आंसर आ ही जाएगा, कुछ चर्चा करने लायक नहीं है। क्या है, नहीं है चर्चा करने लायक। आइए थोड़ा सा गलत पढ़ेंगे। अरे सर ये कंपैरिजन हो गया कॉस्ट और एनआरओई। बेटा देखो शुरुआत यहीं से हुई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, यहां पढ़ ली, एक्सेप्शन पढ़े, यहां पढ़ लिए, फिर उसने कहा कॉस्ट और एनआरओई जो कम है, और वहां से वी स्टार्टेड, और अभी हम वहीं तक लाके खत्म किए, कॉस्ट किए, एनआरवी किए, विच एवर इज लेस किए। सो दिस इज ओवर, कहानी खत्म, बोलो हाँ। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बीच में एक पंक्ति लिखी है, सर यहां पे मैं अलग से हेडिंग डाला हूं, वहां बीच में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक पंक्ति में कवि ने लिखा है,
कि अगर आपके पास में रॉ मटेरियल है जो कि आप खरीदे, देन रॉ मटेरियल का मार्केट प्राइस डिक्लाइन कर गया, लेकिन आप रॉ मटेरियल बेचते तो हो नहीं, आप उससे बनाकर के कुछ और बेच रहे हो, एंड यू आर स्टिल एबल टू सेल दैट एट प्रॉफिट. So you should value your raw material at cost. सर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कॉस्ट थी उसकी, मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल डिक्लाइंड, उसका मार्केट प्राइस गिर पड़ा, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया बाजार भाव, बट एंटरप्राइज is still able to sell the raw material, sorry, to sell the finished good at profit. तो बच्चों raw material should be valued at cost. ये बीच में लिखा है इसमें, इस लाइन को पकड़ के इन लोगों ने क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दिए, और कई बार एग्जाम में पूछा, और क्वेश्चन गलत बना रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं, इसको सही से इंटरप्रीट नहीं कर रहे. सर मैं भी सही इंटरप्रिटेशन नहीं बताऊंगा, वो गलत कर रहे हैं, गलती पढ़ाऊंगा, सही बताऊंगा, आप एग्जाम में सही करके आओगे, वो उसे काट देंगे. गलती पढ़ो, सही मिल जाए तो मुझे बता दियो, मैं बताऊंगा ही नहीं. ठीक है, अब गलत नहीं कर रहा बच्चों, एग्जाम बड़ी चीज है, क्या करें, नंबरों के पीछे भाग रहे हैं हम भी, जाने कौन सी रेस में लगे. अब सही बताने में रिस्क है ना बच्चों, आप कंफ्यूज हो गए, और चांसेस है कि आप एग्जाम में सही कराओ, जबकि गलत करके आना है वहां पे ये वाला पार्ट. तो इसलिए बताओ ही मत, गलती होगी नहीं, जब पता ही नहीं है तो सही करो कहां से. ठीक है, अब बुरा मत मानो, मुझे पता है आप लोग बहुत विद्वान हो, पूरा यकीन है मुझे आप पे, अभी कितनी बेसिक चीजें पूछ लो फाउंडेशन की भी तो सब बता देते हो एकदम से तुरंत, तो शक तो करना ही नहीं इंटेलिजेंस लेवल पे, इसलिए ज्यादा जोर मत डालो. क्या आओ समझो, देखो समझो 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 समझो, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल में मान लो क्या खरीदे, मान लो क्या बनाओगे, वो कह रहे सर समोसे बनाएंगे, बनाओ. अब समोसे बनाने के लिए देखो बहुत सारा रॉ मटेरियल, अलग अलग कंपोनेंट चाहिए, हम एक पर्टिकुलर आइटम की बात करते हैं. और बेटा काय में तलोगे उसको, समोसे तले जाएंगे, तेल में तलोगे, तुम बताओ, घी लगाओगे, तुम बताओ, कढ़ाई में तले. तो ये बंदा सही मिला, पहले इसी को तला जाए. आइए, तो भैया अब हमने ऑयल खरीदा समोसे तलने के लिए, और मान लो बच्चों 400 रुपए पर केजी के हिसाब से आया, कॉस्ट है उसकी. अब कौन सा ऑयल है क्या है छोड़ो ना यार, 400 रुपए पर लीटर पर केजी है, और हमने 10 किलो तेल खरीदा हुआ बच्चों, हम खरीद के लाए, दुकान में लाके हमने सामान मतलब ये तेल रख लिया बच्चों. उसके बाद मोदी जी आए एक दिन टीवी पे, कह रहे भाइयों बहनों तेल के दाम कम कर दिए हमने, 300 रुपए मिलेगा कल से तुम्हें. हमने कि कल कह देते तुम तो हमारे पैसे तो बच जाते. अब वही आइटम मार्केट रेट 300 रुपए हो गया. आगे बढ़ते हैं सर, अब हम क्या करें, कुछ नहीं, लेकिन हमने बेटा इस समोसे इससे बनाए और कॉस्ट लगी हमारी, और फिर हमने समोसा बनाया, उसको बेचा बच्चों, सेल किया, और वो अभी भी प्रॉफिट में बिक रहा. मतलब भले ही मेरी कॉस्ट मार्केट रेट से ज्यादा है, लेकिन समोसे बेचने मुझे लॉस नहीं हो रहा है, 400 रुपए लेने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, जो कि नॉर्मल है.
समोसा थोड़ी सस्ता कर दिया मैंने, तेल सस्ता हो गया तो, समझ रहे हो। अब ये बताओ मुझे कि जो ऑयल बचा हुआ है किस रेट पर करोगे। तो ये लाइन क्या कह रही है कि मार्केट प्राइस आपने पहले खरीदा, फिर गिर गया, लेकिन स्टिल वी आर एबल टू सेल आवर फिनिश्ड आउटपुट एट प्रॉफिट। तो दैट मीन्स कि कॉस्ट रिकवर हो रही है ना मेरी। सर ये जो कॉस्ट थी, ये जो कॉस्ट है, क्या मैं रिकवर कर पाया 400 रुपए? हाँ सर, प्रॉफिट हो गया ना मेरे को, तो 400 पूरे रिकवर हुए प्लस प्रॉफिट और रिकवर हुआ, तो आई एम एबल टू रिकवर माई कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज मोर देन 400, तो मैं कॉस्ट पे वैल्यू करूंगा ना। हाँ, अगर ये लॉस पे बिक रहा समोसा मेरा, तो मैं 300 पे जाऊंगा। सर अगर समोसा प्रॉफिट पे बिक रहा है तो ऑयल का वैल्यूएशन 400 पे होगा, और बच्चों अगर समोसा लॉस पे बिक रहा है तो ऑयल का वैल्यूएशन 300 पे होगा। ठीक, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू रिकवर द फुल अमाउंट। अगर लॉस हो रहा है समोसा बेचने पे या फिनिश्ड आउटपुट बेचने पे, तो दैट मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू रिकवर माई कॉस्ट, तो माई एनआरवी इज लेसर, then I should go for 300 valuation. And if I am able to sell my finished output at profit, तो मैं फिर प्रॉफिट पे करेगा उसको, मतलब जो है वैसे पे करेगा, कॉस्ट पे करेगा, मतलब पूरा रिकवर हो रहा है ना बच्चों। तो देखो एक पंक्ति लिखी है सिर्फ कवि ने, और उस एक पंक्ति पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, वो भी गलत। If finished goods to which raw material is applied is sold at profit, लिखा है, देखो पढ़ा आपने कि अगर फिनिश गुड जिसमें रॉ मटेरियल लग रही है वो प्रॉफिट में बिक रही है, तो बच्चों कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट बीइंग लोअर। हो सकता है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट नीचे गिर गई हो, लेकिन अगर फिनिश्ड आउटपुट प्रॉफिट पर बिक रहा है, वी शुड वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टेंस 11, 12, 13, 14, 15, बोलो। मैं तो बोल चुका। तो अब आप ये बेटा ट्राई करके देखो, और जो नहीं होगा हम लोग उस पर कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बंद करो दादा।